हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके आई हूँ हिस्ट्री के। तो जिन लोगों ने इससे पहले की 9 वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। 2011 से लेकर जितने भी अभी पीवाईक्यूज आपके हो चुके हैं वो सभी इसी चैनल पर आपको पेपर चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो सभी को इसी पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों की क्या है, जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी कराई जा रही है। आपके बीपीएससी के सभी पीवाईक्यूज आपको कराए जा रहे हैं और साथ ही साथ में आपके जो सुपर टेट और यूपी टेट की भी तैयारी इसी पर ही कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जल्दी आपके पेपर 2 के जो सीडीपी है, सीडीपी और पेपर 2 की आपकी हिंदी की भी क्लासेस आने वाली हैं। तो यहाँ पर अभी तो हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी हैं, आपकी एसएसटी की कर दी है, तब कि आपके और इससे पहले जो सीडीपी आपकी चल रही थी और जो सीडीपी है हिंदी इंग्लिश ये सभी आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 91 क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर और प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। तो कह रहे हैं कि इन नाविकों में से किसने, कौन नाविक था, ऐसा कौन सा नाविक था जिसने जो था भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए, भारत के समुद्री रास्ता को पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था। तो किसने पार किया था? यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने पार किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? तो कह रहे हैं कि कौन से राजवंशों ने मलयालम भाषा, कौन सी भाषा? मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था। किसने किया था इनमें में से? तो किसने किया था? यहाँ पर जो किया था वो किसने किया था? चेर ने किया था। किसने? चेर ने किया था। मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग केरल राज्य में किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? मलयालम भाषा एवं लिपि का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? आपका केरल राज्य में किया, तथा मलयालम केरल राज्य की भाषा है। प्राचीन दक्षिण भारत के केरल राज्य में चेर राजवंश का शासन था। तो कहना कि प्राचीन, यहाँ पे कहना कि प्राचीन जो राजवंश थे तो वो कैसे राजवंश थे? चेर राजवंश का शासन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है 1906 में, कब? 1906 में हुए 100 ग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। तो कह रहे हैं कि 1906 में हुए 100 ग्राम संगमा का विद्रोह का कारण था। तो संगमा के विद्रोह का कारण क्या था? असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। क्या? असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा। तो कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने, कौन सी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो था वो कब? 1927 में भारत में। तो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा। तो साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया, क्योंकि इसका जो विरोध किया गया था वो तो क्यों किया गया था? इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो जो आयोग था वो इसमें क्या था? कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इसका क्या किया गया था? यहाँ पे इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 95 है। निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाए गए। तो इसका में जो हमें सही जोड़ा बनाना है, तो कैसे सही जोड़ा बनाना है? देखिए, बिरहा समाज। तो बिरहा समाज जो था वो किसने? बिरहा समाज जो था वो केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आंदोलन संगठन दे रखा है और यहाँ पे सुधारक। तो बिरहा समाज का जो सुधारक था वो कौन था? तो वो जो थे हमारे केशव चंद्र सेन थे। दूसरा क्या है आपका? युवा बंगाल आंदोलन। क्या है? युवा बंगाल आंदोलन। तो ये जो था युवा बंगाल आंदोलन जो था वो किसने किया था? तो ये किया था हेनरी लुइस विवियन ने किया था। किसने किया था? हेनरी लुइस विवियन डिरजियो ने किया था। रामकृष्ण मिशन, इसका जो सुधार जो था वो किसने किया था? तो इसमें स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन का सुधार जो था वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। और अलीगढ़ आंदोलन इसका जो था वो सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर क्या है? आंसर आपका है ए सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है। वयोवृद्ध गांधी नेता पोट्टी रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो कौन बैठे थे? भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो कहाँ? तो ये बैठे थे, किस कह रहे हैं कि यहाँ पे
निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो किसके बनने से? तो आंध्र प्रदेश के बनने से वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, वदाहत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? तो वदाहत दीन एवं सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन से थे? तो कौन थे? मौलाना आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना आज़ाद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 98 है, कह रहे हैं कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। तो भारत के लगभग मध्य भाग से, भारत के जो भारत है उसके बीच से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो हमारा क्या है? मकर रेखा। तो क्या है हमारी? मकर रेखा, मकर व्रत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? तो पृथ्वी दिन की परिभाषा क्या है? पृथ्वी यानी अर्थ डे का जो होता है, अर्थ डे का परिभाषा क्या है? तो अर्थ डे की जो परिभाषा है वो हमारी क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो ये हमारा क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन कहलाता है। तो देखिए, पृथ्वी जितने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा घूमती है उस समय को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक पूरा चक्कर कर लगा लेती है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की गति को भू परिक्रमण या फिर घूर्णन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 100 है, निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़े कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पर देखें, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, तो वनस्पति के प्रकार दे रखे हैं और पौधों की प्रजाति। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? महोगनी में होते हैं। कहाँ होते हैं? महोगनी प्रजाति कौन सी? पौधों की प्रजाति महोगनी है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, जो पतझड़ वन होते हैं वो जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? साल में होता है। पतझड़ वन कहाँ होता है? साल में। तो साल। और फिर आता है तीसरा, कटीली झाड़ियाँ। तो कटीली झाड़ियाँ जो हैं वो काय में होती हैं? बबूल में। कटीली झाड़ियाँ जो होती हैं वो बबूल के प्रजाति है। और क्या है हमारा? मैंग्रोव वन जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं मैंग्रोव वन क्या होते हैं? सुंदरी वन में होते हैं। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका आंसर जो है वो आपका कौन सा है? ए है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। कौन? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं? अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका में स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दो कथन दे रखे हैं। एक कथन ए रखा है, उष्ण यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भू मध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरा दे रखा है शीत यानी कि ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन से सही है? तो सही कथन कौन सा है? तो ए सही है और बी क्या है? गलत है। क्या है? ए कथन सही है आपका और बी कथन क्या है? गलत है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 103 है, ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है? ऋतु प्रवास है उससे क्या अभिप्राय है? तो ऋतु प्रवास से जो अभिप्राय है वो हमारा क्या है? तो ऋतु प्रवास से यहाँ पे है कि ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय? तो ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय? ये क्या करता है ऋतु प्रवास? नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, तो ये हमारी क्या कहलाती है? तो ये हमारी कहलाती है ऋतु प्रवास कहलाता है। ऋतु प्रवास क्या होता है? नए चारागाहों की खोज में, तो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं? चारा के लिए चारागाह की खोज करने में पशुधन के साथ लोग क्योंकि ऋतुवत गतिशीलता होती है। तो यहाँ पे क्या है? आजीविका की तलाश में ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपने पशुधन के साथ चारागाह की खोज में स्थान परिवर्तन ही ऋतु प्रवास कहलाता है। मतलब एक स्थान को चेंज करना ही हमारा क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 104 है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाए। देखो शैलों के प्रकार दे रखे हैं, उधर उदाहरण दे रखे हैं, तो इनके जोड़े बनाना है। तो हमारा क्या है? अंतभेदी आग्रह शैल। तो ये क्या है? अंतभेदी आग्रह शैल किससे है? जो उदाहरण है वो किसका है? ग्रेनाइट का है। बहिर्भेदी आग्रह शैल जो है वो किसका है? बेसाल्ट का उदाहरण है। किसका है? बेसाल्ट का उदाहरण है। अवसादी शैल जो है वो किसका उदाहरण है? आपका है बलुआ अवसादी शैल। तो अवसादी शैल जो है वो किसका है? बलुआ पत्थर। और क्या है? कायंतिरित शैल। जो कायंतिरित जो शैल है ये किसका उदाहरण है? आपका कायंतिरित शैल है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो इसका कोई भी आपका आंसर नहीं दे रखा है।
तो क्योंकि इसमें जो है आंसर अलग अलग दे रखे हैं। देखिए बलुआ पत्थर, तो कह रहे हैं कि बलुआ पत्थर चूना पत्थर दोनों ही अवसादी चट्टाने हैं। इन दोनों के कार्यांतर के क्रमशः क्वार्टाइज एवं संगमरमर बनता है। तो कायांतरित का उदाहरण ही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो कायांतरित शैल है इसका कोई भी उदाहरण नहीं दिया गया, इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं है इसमें से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 105 है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? तो चिनूक स्थानीय पवन, कौन सी चिनूक स्थानीय पवन जो है वो चलती है, कहाँ चलती है? प्रेरी में। तो प्रेरी में चिनूक स्थानीय पवन चलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? देखो वायुमंडल की परतों का, जो वायुमंडल की परतें हैं उनमें से ऐसी कौन सी परत है जो रेडियो प्रसारण, जैसे कि जो रेडियो पे हम न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो उसमें क्या करती है? सहायता करती है। रेडियो प्रसारण में कौन सी सहायता करती है? तो हमारी कौन सी है? बाहर मंडल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 107 है। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो सुनहरी जरी जो है निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो किसकी एक किस्म है सुनहरी जरी? सिल्क की किस्म है। किसकी है? सिल्क की एक किस्म है सुनहरी जरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? तो जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? तो जनसंख्या घनत्व से जो अभिप्राय है वो हमारा क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, जो हमारी ज़मीन है पृथ्वी है, ठीक है, कि पृथ्वी के पृष्ठ यानी कि भाग के एक इकाई के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या होती है? जनसंख्या कहलाती है। तो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है हमारा? भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है वो हमारा कितना है? 382 है। कितना है? 382 है। जबकि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में। अगर भारत के राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखें तो वो कहाँ है? सबसे ज़्यादा बिहार में है जनसंख्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस विधि का पृथ्वी की सतह के निकट खनिज को बाहर निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है आखनन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका उदाहरण है? तो टोकरी बुनाई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा गाँवों वगैरह में कि बहुत से लोग टोकरी को बुनते हैं, ठीक है, तो वो किसका उदाहरण है? तो टोकरी बुनाई जो है वो किसका उदाहरण है? लघु आकार का है। किसका है? टोकरी बुनाई लघु आकार का उदाहरण है। लघु जो उद्योग वे होते हैं जहां 5 से 10 व्यक्ति के सीमित संख्या के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। देखिए लघु उद्योग एक होता है कि मतलब एक ही इंसान करता है। एक ऐसा उद्योग होता है जो खुद ही इंसान करता है, ठीक है, एक ऐसा होता है 5-6 लोग मिलकर करते हैं तो उसे लघु उद्योग कहते हैं। और एक बहुत बड़ा उद्योग होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा लोग संयुक्त रूप से मिलकर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 111 है। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो तानाशाही के बारे में हमें गलत कथन बताना है। तो तानाशाही के बारे में गलत जो कथन है वो क्या है? तो तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, तो ये क्या है? एक गलत कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है। कहने के कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कौन सा बांध? कृष्णराज सागर बांध। कौन सा सागर बांध है? तो कृष्णराज सागर बांध किस नदियों पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णराज सागर जो बनाया गया है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। कह रहे हैं कि किसके अनुसार? के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार मृतक पिता, अगर मतलब पिता की मृत्यु हो गई है तो उसकी जो संपत्ति में समान अधिकार प्रदान होगा। तो समान अधिकार जो प्रदान होगा वो किसे किसे प्रदान होगा? तो वो प्रदान होगा पत्नी, पुत्रों तथा पुत्रियों को सभी को होगा। किसे होगा? पत्नी, पुत्रों तथा पुत्रियों को सभी को होगा। तो इसमें अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? तो विविधता में एकता मुहावरा, कौन सा? विविधता में एकता का जो मुहावरा था वो किस राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? तो ये जो दिया था वो किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।
विविधता में एकता का मुहावरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करना। बी क्या है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो दो कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही है? तो आपका क्या है, ए और बी दोनों ही कथन गलत हैं। तो ये कथन दोनों, तो आपका ए और बी दोनों ही कथन क्या है, रॉन्ग है। तो आपका आंसर होगा ए और बी दोनों ही गलत कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 116 है, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम ए और बी को पढ़ते हैं, फिर इसमें से सही उत्तर का चयन करते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्य प्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। तो कहना है कि किसके कारण, सूचना अधिकार जो अधिनियम है इसके माध्यम से कोई भी नागरिक, यानी कि कोई भी नागरिक केवल यानी केंद्रीय सरकार, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, के विभागों की कार्य प्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। बी दे रखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो देखिए दो चीज़ें दे रखे हैं सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में, तो इसमें से कहने के कौन सा सही है? तो इसमें से जो सही, तो हमें इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा सही है? इसमें जो सही है ए और बी दोनों ही गलत हैं। क्या है? ए और बी दोनों ही गलत दे रखे हैं। तो ए भी रॉन्ग है और बी भी आपका क्या है, रॉन्ग है। तो क्या है, ए और बी दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, सुल्ताना का सौपन नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन सी थी? कौन सी कहानी थी? यहाँ पे सुल्ताना की सौपन नामक कहानी जो है उसकी लेखिका कौन है? तो सुल्ताना की सौपन कहानी के जो लेखिका हैं वो कौन है? रुकैया सखावत हुसैन है। कौन है? रुकैया सखावत हुसैन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 180 है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? कौन सी पुस्तक? गुलामगिरी। जो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने लिखी थी गुलामगिरी नामक पुस्तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 119 है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का जो अर्थ है वो क्या है? तो अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है, अपील तो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। देखिए अगर आपको लगता है कि आप जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर जो भी आपकी अदालत है वहाँ पर आपके लिए कोई भी फैसला नहीं सही हुआ है तो कहाँ जा सकते हैं? आप उससे ऊँची अदालत में जाकर अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय। जो सरकार की कार्यपालिका है उस अंग से क्या अभिप्राय? उसका सरकार की कार्यपालिका पार्ट से क्या अभिप्राय है? तो कार्यपालिका पार्ट से क्या अभिप्राय है? तो लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। तो कार्यपालिका क्या करता है? ये लोगों का एक समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए क्या है? उत्तरदायी है। कौन है? कार्यपालिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। जो कह रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद जो 22 है वो क्या सुनिश्चित करता है? तो वो सुनिश्चित करता है कि संविधान का जो हमारा क्या है अनुच्छेद 22 है तो वो क्या सुनिश्चित करता है? तो वो सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी के दौरान या फिर हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है। तो गिरफ्तारी के दौरान कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 22 का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है भाग 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत 22 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध को संरक्षण प्रदान किया गया। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया तो उसे हम कहते हैं 3 प्रकार की स्वतंत्रता दे सकते हैं। कैसे? हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। जैसे कि हम किसी को भी, जैसे कि कोई भी पुलिस है आपको डायरेक्ट ऐसे हिरासत में नहीं ले सकती। ठीक है, आपको कैसे हिरासत में नहीं ले सकती? क्यों? क्योंकि उसको आपको कारण उस पुलिस को क्या बताना होगा? कारण बताना होगा क्यों वो हिरासत में ले रही है। दूसरा कारण यह है कि 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। तो 24 घंटे के अंदर जो है वो दंड अधिकारी के समक्ष क्या होगा? पेश करना होगा। और तीसरा क्या है? उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सभी हमारा कहाँ है, अनुच्छेद 22 में सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। तो लोकसभा कौन सी सभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। तो सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है वो हमारा होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर ए, बी और सी कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। तो कौन कौन से विचार करना है। तो क्या दे रखा है, ये अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। तो ये अपने वातावरण में क्या है, लोगों का अध्ययन है। ये लोगों के संबंधों और उनकी अंतर निर्भरता का अध्ययन है। ये अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन। तो यहाँ पे 3 ए, बी और सी दे रखे हैं। तो ए, बी, सी कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्या लिखा है, उपयुक्त कथनों में से सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो सबसे उचित जो विकल्प है वो हमारे कौन से हैं, बी और सी है। क्या है, बी और सी। तो ए हमारा सही उचित नहीं है। ये लोगों के संबंधों और उनकी अंतर निर्भरता का अध्ययन है। कौन है, तो सामाजिक विज्ञान। तो और दूसरा क्या है, ये अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। तो हमें क्या है, जब हम एसएसटी पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, हम अतीत के बारे में भी पढ़ते हैं और वर्तमान के साथ उनको क्या करते हैं, संबंध यानी कि उनको एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। तो किससे विषय वस्तु सम्मिलित है। तो इसमें जो विषय वस्तु वो हमारी किससे है संबंधित है, तो अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है। कौन सा है हमारा, कौन सा है 125। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो आप जो है ऐतिहासिक कल्पना पर यानी कि हिस्टोरिकल जो पे क्या क्या ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, एक टीचर बता के टीचर के हिसाब से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो सबसे उचित जो विकल्प है वो आपका क्या है, ये वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। तो ये क्या करता है, इस तरीके का प्रश्न पूछने से क्या होता है, ये वर्तमान का जो मतलब प्रेजेंट टाइम का जो है वो अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है। यहाँ पे करें सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे, यानी कि उदाहरणों का प्रयोग क्यों करेंगे। सब जब सामाजिक विज्ञान एसएसटी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम उदाहरण का प्रयोग क्यों करेंगे। दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। तो सबसे उचित जो कारण है वो क्या है, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ना। जो भी हम अवधारणाएं पढ़ा रहे हैं तो उनको क्या करेंगे, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 127 है। इनसे राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है। तो कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय आधार 2006 के अनुसार जो है एसएसटी है वो क्या कर रहा है, एसएसटी का जो टीचिंग है वो क्या कर रहा है, अपनी लोकप्रियता को खो रहा है। क्यों खो रहा है, ये मानवीय मूल्यों के में अंतर विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। तो ये मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 128 है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आंकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आंकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। तो कौन है अनुपयुक्त वर्णन है, तो ये केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो ये क्या है, अनुपयुक्त वर्णन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 129 है। एक शिक्षक का सामाजिक, तो एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषयों को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। शिक्षक सभी, ए दे रखा है कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा शुरू करे। बी दे रखा है शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें जो सही है वो आपका कौन सा है, तो इसमें जो सही है वो केवल ए सही है। तो ए जो है वो सही है, केवल ए क्या है, ए जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा ए आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। तो सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन, एसएसटी का जो अध्ययन है वो कैसा है, वैज्ञानिक क्यों है, वैज्ञानिक क्यों है। तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, तो ये पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है। आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिकों द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से आरेखीय विचित्रण को चुनेंगे। तो कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे, तो कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे, चक्र आरेख चित्रण को चुनेंगे। कौन से चक्र आरेख चित्रण को चुनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है
क्वेश्चन नंबर 132 है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। तो शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कह रहे हैं कि जो शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनका सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी सब्जेक्ट है उससे संबंधित कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित तरीका कारण चुनिए। तो सबसे उचित जो कारण है वो आपका क्या है? ये अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? तो द्वितीयक स्रोत पर जो आधारित है वो हमारा क्या है? देखिए, प्राथमिक स्रोत जब हम चीज़ को देखते हैं, डायरेक्ट ही देखते हैं, तो वो हमारी प्राथमिक स्रोत कहलाती है। यहाँ पे द्वितीयक स्रोत का बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? मौसम विज्ञान के कार्यालय द्वारा मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अभिलेखित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। तो ये हमारा द्वितीयक स्रोत में आ जाएगा। कैसा आएगा? हमारा द्वितीयक स्रोत में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 34 है। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं। तो एक शिक्षक, यहाँ पे एक टीचर है जो शिक्षार्थियों को क्या देते हैं? कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। तो निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? तो इस तरीके का, जैसे पहले बच्चे को क्या कह रहे हैं कि कुछ मानदंड देते हैं और उससे कहते हैं उस पर आधारित परियोजना का आकलन करें, फिर उन पर आधारित परियोजना का आकलन करें। तो इस तरीके से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वो किस तरीके का आकलन कहलाएगा? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? 100 आकलन कहलाएगा। क्या 100 यानी कि सेल्फ असेसमेंट कहलाएगा। 100 आकलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 100 आकलन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है, नागरिक शास्त्र की नियमावली। तो कह रहे हैं कि नागरिक शास्त्र की नियमावली में राष्ट्रीय नागरिक शास्त्र की नियमावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया? तो नागरिक शास्त्र की नियमावली करें कि जो नागरिक शास्त्र है उसकी नियमावली में एनसीएफ 2005 ने सुधार का क्या बदलाव दिया था? बदलाव का क्या सुझाव दिया था? तो क्या सुझाव दिया था? सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान का सुझाव दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा कक्ष में यानी कि क्लासरूम में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? तो हम क्या करें? उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8 पर हम जब एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो उसकी क्लास में हम किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? तो किस पर मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? तो सबसे कम जो बल देंगे वो हम किस पर देंगे? प्रतियोगितात्मकता पर सबसे कम बल देंगे। बाकी सहयोग, समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अधिक बल देंगे और प्रतियोगितात्मकता पर कम बल देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 137, शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का जो उद्देश्य है वो क्या है? टीचर जो स्टूडेंट है तो वो हमारा क्या है? सत्र के समाप्त होने पर आकलन करना। जैसे कि जो सत्र समाप्त हो तो उसके बाद क्या करें? संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य, जो हमारा संकल्पनात्मक आकलन होता है, तो कौन सा संकल्पनात्मक आकलन जो करते हैं बच्चों का, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है? तो सत्र के समाप्त होने पर क्या करना? आकलन करना। सेशन के समाप्त होने पर बच्चे का क्या करना? आकलन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 138 है, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। कह रहे हैं कि मान लीजिए, एक यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे क्या है? एक टीचर है, उसको कक्षा 7 में क्या पढ़ाना है? ठंडा रेगिस्तान लद्दाख बच्चों को पढ़ाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित होगी? जैसे कि आप एक टीचर हैं, आप चाहते हैं क्लास 7th में बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ाना? ठंडा रेगिस्तान पढ़ाना चाहते हैं, तो आप किस विधि को सबसे अधिक उचित होगी? तो कौन सी विधि जो सबसे उचित होगी? कौन सी होगी? प्रतीक अध्ययन विधि। कौन सी हमारी होगी? प्रतीक अध्ययन विधि होगी। कौन सी? प्रतीक अध्ययन विधि। तो यहाँ पे जो प्रतीक अध्ययन विधि होती है तो ये जो है सबसे अच्छी विधि होगी, क्योंकि उस क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं भ्रमण करना एवं कराना संभव नहीं होगा। तो देखिए, रेगिस्तान तो कहीं लेकर नहीं जाएंगे, ना लद्दाख बच्चों को ले जाएंगे, तो इसलिए अतः इन्हें प्रतीकों के माध्यम से, यानी कि जो इनके सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, उनके माध्यम से समझाना एवं सरल से आसान होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेखन और पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? तो कौन सी विधि अधिक क्या है? प्रासंगिक है। तो स्रोत विधि। कौन सी? स्रोत विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रमुख विधि स्रोत विधि है। कौन सी है? स्रोत विधि होगी, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत पुरानी घटनाएं या फिर ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी के प्रमुख स्रोत, साहित्य, अभिलेख, तो
तो स्रोत विधि, तो देखिए हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम स्रोतों के माध्यम से पढ़ते हैं, अभिलेखों के माध्यम से पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको, जैसे कि जो हमारे पीछे प्राचीन इतिहास की जो चीज़ें थी उनसे हम सीखते हैं, समझते हैं, तो उनको देख के ही हम इतिहास को जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 140, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ना चाहिए। देखिए बच्चों का जो स्कूल लाइफ है उसको किसके साथ जोड़ना चाहिए, तो स्कूल लाइफ, बच्चों की स्कूल लाइफ को हम किसके साथ जोड़ सकते हैं, विद्यालय के बाहरी वातावरण से, यानी कि स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पे 41 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो दंड आरेख को जो सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है, किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, वर्षा के द्वारा। किसके द्वारा, वर्षा के द्वारा दंड आरेख को सबसे अच्छे तरीके से क्या दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42 है 1, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। तो कौन सा सबसे उचित पाठ्यक्रम उपागम को चुनिए, तो कौन सा हमारा वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, कहने के वास्तविक स्थितियों के साथ, जैसी भी जो भी उस टाइम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसकी जो भी कंडीशन, उसके साथ ही साथ क्या करेंगे, आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी। तो गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी, तो किस भाषा में लिखी थी, वो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। किसमें, संस्कृत भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के बारे में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने पहली बार जो उपदेश दिया था वो हमारा कहाँ दिया था, आपका सारनाथ में उपदेश दिया था बुद्ध ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है, संगम कविता में किन 3 राजवंशों का मूवेंदार कहा गया है। कहना कि संगम कविता में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है, तो किन 3 राजवंशों को क्या किया गया, मूवेंदार कहा गया। किसे कहा गया है, तो इसमें कहा गया चोल चेर पांड्य को क्या किया गया, मूवेंदार किया गया है। नेक्स्ट कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 146 है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो किसके शासनकाल में बनाया गया था, मौर्य शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 147, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था। तो विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था, किसने किया था, विचारार्थ जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, यहाँ पर से जो प्रस्तुत किया था किसने किया था, रामानुज ने किया था। किसने, रामानुज ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है, अभिलेखागार वो स्थान है जहाँ, तो अभिलेखागार वो स्थान है जहाँ अभिलेखागार वो स्थान है जहाँ जो होता है क्या है, हमारी ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 149 है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, इनमें जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय बदंगा के बारे में निम्नलिखित 2 कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है बदंगा विशेष मुसलमान थे। बदंगा कौन थे, विशेष मुसलमान थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए कहा बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। दूसरा क्या है, बदंगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं करते थे और ना ही उन पर निर्भर हो सकते थे। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें से जो है आपका जो आंसर सही है वो आपका क्या है, तो आपका जो आंसर है वो ए सही है और बी आपका क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो आपका ए सही और बी गलत है। तो बी आंसर होगा, कौन सा होगा, बी आंसर होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, बी होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।